सीबीएसई क्लास 9th हिस्ट्री बुक का आज हम लोग 8वां चैप्टर करने जा रहे हैं। इसकी आज दूसरी क्लास है। तो पिछली क्लासेस में हम लोगों ने सैंक्चुअरी लॉ और सोशल हायरार्की के बारे में जाना कि किस तरीके से सामाजिक ऊंच नीच के आधार पर ये तय होती थी कि कौन किस तरह का कपड़ा पहनेंगे। लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आते आते ये विचार जो है, ये जो कानून है वो बदल गया और कानून बदल गया और लोग जो है वो अपने मन चाहे पहनावा जो है वो पहन सकते थे। आज जो हम लोग टॉपिक करने जा रहे हैं, इस टॉपिक का नाम है क्लोथिंग एंड नोशंस ऑफ ब्यूटी, मतलब पहनावा और सुंदरता का ख्याल। तो इस सेकंड टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, आप लोग इसको लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश कीजिएगा। द एंड ऑफ सैंक्चुअरी लॉज डिड नॉट मीन दैट एवरीवन in European societies could now dress in the same way. The French Revolution has raised the question of equality and ended aristocratic privileges as well as the laws that maintain those privileges. तो सैंक्चुअरी लॉ का जो खत्म हुआ, इसका मतलब ये नहीं था कि यूरोपियन सोसाइटीज में हर लोग जो है वो एक जैसा कपड़ा पहनने लगा। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। जैसे सैंक्चुअरी लॉ में था ना कि राजा महाराजा जिस तरह का कपड़ा पहनेंगे वैसा कपड़ा जो है वो थर्ड स्टेट के लोग या निम्न वर्ग के लोग नहीं पहन सकते। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या हुआ कि समानता की बात करी गई, प्रिविलेजेस को हटाया गया, सामंतीवाद खत्म हुआ, फ्यूडलिज्म खत्म हुआ, लेकिन सैंक्चुअरी लॉ भी खत्म हुआ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि अब सब लोग एक जैसा कपड़ा पहनने लगे। पहले सैंक्चुअरी लॉ था, सोशल हायरार्की थी, अब क्या हो गया, गरीबी अमीरी का सवाल आ गया। पहले जो भेदभाव होता था, चाहे पहले जो तय किया जाता था वो तय किस आधार पर किया जाता था, सोशल रैंक के आधार पर किया जाता था कि राजा के घर से बिलोंग करते हो तो आप ये कपड़ा पहन सकते हो। लेकिन अगर आप निम्न कैटेगरीज के हो, निम्न ग्रुप, सोशल ग्रुप से बिलोंग करते हो तो आप इस तरह का कपड़ा पहनोगे, आप क्या खाओगे, क्या पियोगे, ये सब तय होता था सैंक्चुअरी लॉ में। तो जब सैंक्चुअरी लॉ खत्म हुआ, पोशाक संबंधी, पहनावा संबंधी जो नियम था जब वो खत्म हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं था कि यूरोपियन सोसाइटीज में हर लोग जो है वो एक जैसा पोशाक पहनने लगे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने क्वेश्चन ऑफ इक्वालिटी का मुद्दा उठाया, बराबरी का सवाल उठाया, एंड एंडेड एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस। एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस जो थी, कुलीन विशेषाधिकार जो थे, राजा का जो अधिकार होता था उसको खत्म किया, उन कानूनों को भी खत्म किया जो उनको ये अधिकार देता था। तो न केवल अधिकार खत्म किया, उन कानूनों को भी खत्म कर दिया जो राजा को इस तरह का अधिकार देता था। However, difference between strata remained, जो हालांकि जो डिफरेंस थी ऊंच नीच का वो बना रहा। Clearly, the poor could not dress like the rich nor eat the same food. ये बात बिल्कुल साफ थी कि गरीब लोग जो है वो धनी जैसा कपड़ा नहीं पहन सकते, उनके जैसा खाना नहीं खा सकते थे। ऐसा रहेगा तब ना उतना महंगा अफोर्ड कर पाएंगे। But laws no longer barred people's right to dress in the way they wished. लेकिन कानून उनको ऐसा करने से नहीं रोकता था। ये बिल्कुल सही था। प्रैक्टिकल ये था कि गरीब लोग जो हैं वो धनी लोगों के अनुसार खा पी नहीं सकते थे, उनके अनुसार कपड़े नहीं पहन सकते थे। लेकिन कानूनन ऐसा कुछ नहीं था कि आप नहीं कर सकते। अगर आपकी हैसियत है तो आप कर सकते हैं। आप जो अमीर खाते हैं वो भी खा सकते हैं, जो अमीर कपड़ा पहनते हैं वो भी आप पहन सकते हैं। सैंक्चुअरी लॉ के खत्म होने के बाद ये बात आई। लेकिन जो प्रैक्टिकल वे में जो था, प्रैक्टिकल बात ये थी कि गरीबी अमीरी का फर्क था। इनकम के आधार पर लोग जो है वो कपड़ा पहनते थे, खाना खाते थे। डिफरेंसेस इन अर्निंग रेदर देन सैंक्चुअरी लॉ नाउ डिफाइंड व्हाट द रिच एंड पुअर कुड वेयर। अब पोशाक संबंधी नियम के बजाय जो है वो आमदनी तय करती थी कि गरीब क्या पहनेंगे और क्या खाएंगे। And different classes develop their own culture of dress. The notion of what beauty or ugly, proper or improper, decent or vulgar differed. जो अलग अलग क्लासेस के लोग थे सैंक्चुअरी लॉ के खत्म होने के बाद, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो है, जो अलग अलग डिफरेंट क्लासेस के जो लोग थे उन्होंने अपना कल्चर डेवलप किया। पोशाक का अपना कल्चर क्या किया, इन्होंने डेवलप किया। जो विचारधारा थी पहले की कि सुंदरता और अगलीनेस क्या है, प्रॉपर और इम्प्रॉपर क्या, उचित अनुचित क्या है, सभ्य और अश्लील क्या है, ये धीरे धीरे सब लोग तरह के कल्चर के लिए, जैसे जैसे अलग अलग सामाजिक वर्गों ने अपना अपना कल्चर अपना लिया पहनावे का,
इन लोगों के लिए ब्यूटीफुल और अगली, प्रॉपर और इम्प्रॉपर, डिसेंट और वल्गर की जो मीनिंग है वो अलग अलग हो गई। मतलब एक समुदाय इस ड्रेस को अच्छा मानने लगा तो दूसरा समुदाय उस ड्रेस को अच्छा नहीं मानने लगा। स्टाइल्स ऑफ क्लोथिंग ऑल्सो एम्फसाइज डिफरेंस बिटवीन मेन एंड वुमेन। पहनावे की जो स्टाइल्स थी वो औरत और मर्दों के बीच फर्क भी बताने लगे। कपड़े के आधार पर तय हो जाता था कि कपड़ा का जो पहनावा का जो तरीका था वो मर्द का अलग था, औरत का अलग था। वुमेन इन विक्टोरियन इंग्लैंड were groomed from childhood to be docile and dutiful, submissive and obedient. The ideal woman was one who could bear pain and suffering, while men were expected to be serious, strong, independent and aggressive. Women were seen as frivolous, delicate, passive and docile. Norms of clothing reflected these ideals. From childhood, girls were tightly laced up and dressed in stays. The effort was to restrict the growth of their bodies, contain them within small mouths. तो औरत और मर्दों का पहनावा अलग हो गया। विक्टोरियन इंग्लैंड की जो औरतें थीं उनको शुरुआत से ही, बचपन से ही शिक्षा दी जाती थी कि आपको कैसा रहना है, शांत रहना है, कर्तव्य परायण रहना है, अपने कर्तव्य को समझो। बचपन से ही विक्टोरियन एज में इंग्लैंड में जो वो क्या किया जाता था, लड़कियों को सिखाया जाता था कि आपको शांत रहना है, कर्तव्य परायण रहना है, नम्र बन के रहना है, दब्बू बन के रहना है, आज्ञाकारी बन के रहना है। आदर्श औरत वो होती है जो दर्द और दुख सह सकती है, ये बचपन से सिखाया जाता। जबकि मर्दों को ये बताया जाता, मर्दों से ये उम्मीद की जाती कि वो गंभीर होंगे, स्ट्रांग होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, अग्रेसिव होंगे, आक्रामक होंगे। मतलब औरत और मर्द का जो है शिक्षा में अंतर होता था। औरत को हमेशा से बताया जाता था, बचपन से ही सिखाया जाता था कि तुमको शांत बनना है, विनीत बनना है, ड्यूटीफुल, कर्तव्य परायण बनना है, सबमिसिव, नम्र, दब्बू बन के रहना है, ओबीडिएंट, आज्ञाकारी बनना है। जबकि मर्दों को जो है वो बचपन से क्या सिखाया जाता था कि आप कैसे रहोगे, सीरियस रहोगे, स्ट्रांग रहोगे, इंडिपेंडेंट रहोगे, अग्रेसिव रहोगे। बात समझ में रहा है? औरतें जो है वो दर्द और पीड़ा सहती थी, जबकि मर्द के लिए ऐसी बात नहीं थी। Women were seen as frivolous, delicate, passive and docile. बचपन से ही औरतों को जो है वो मूर्ख माना जाता था, छुई मुई माना जाता था, बड़ा कोमल माना जाता था, निष्क्रिय माना जाता था। आपको याद होगा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान वुमेन को पैसिव सिटीजन का दर्जा दिया गया था कि वो वोट नहीं कर सकती, वो किसी काम की नहीं है। तो वुमेन जो है उनको जो है वो मूर्ख, छुई मुई, निष्क्रिय, शांत और विनीत के तौर पर देखा जाता था। वो इन चीजों की क्या होती थी, प्रतीक होती थी। नॉर्म्स ऑफ क्लोथिंग रिफ्लेक्टेड दीज आइडियल्स। और जो कपड़े पहनने का जो इनका रिवाज था वो इन चीजों को बताता था। कपड़े पहनने का जो रिवाज है वो इन चीजों को बताता था। फ्रॉम चाइल्डहुड गर्ल्स वर टाइटली लेस्ड अप एंड ड्रेस्ड इन स्टेज। बचपन से ही लड़कियों को जो कपड़े पहनाया जाता था उसको टाइट से कस दिया जाता था, और ताकि वो सीधी रहे, स्टेज में रहे, सीधी रहे, उनका बॉडी जो है वो क्या रहे, स्ट्रेट रहे, सीधा रहे। द एफर्ट वाज टू रिस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ देयर बॉडीज, कंटेन देम विद इन स्मॉल माउंट्स। ये जो कपड़े उनके कस कर बांध कर उनको पहनाए जाते थे, वो इसके पीछे कोशिश ये होती थी कि उनकी बॉडी का जो है वो इधर, मतलब बॉडी का फैलाव बेतरतीब सा ना हो जाए, उनकी जो बॉडी की संरचना है वो साइज में रहे। When slightly older, girls had to wear tight fitting corset. जब लड़कियां थोड़ी बड़ी हो जाती तो उनको कोर्सेट पहनना होता। कोर्सेट जो है वो एक तरह का बेल्ट होता था। कोर्सेट जो है वो क्या होता था, एक तरह का बेल्ट होता था जो कमर के हिस्से में पहना जाता था, और कमर पे उसको पहन के, और उसको या तो स्टील का होता था या तो लकड़ी का होता था, और उसको एकदम टाइट से बांधा जाता था। उसके ऊपर कपड़े पहने जाते थे, इनर गारमेंट की तरह, है ना। तो उस पर पहना जाता था ताकि लड़कियां जो है वो क्या दिखे, पतली दिखे। तो बचपन से ही लड़कियों को कसकर बांध दिया जाता था, उनकी बॉडी सीधी रहे इस बात का ख्याल रखा जाता था। एफर्ट ये रहता था, कसकर बांधने वाले कपड़े इसलिए उनको पहनाए जाते थे ताकि उनकी बॉडी का फैलाव ना हो, उनकी बॉडी की जो संरचना है वो अपने आकार में रहे। जब लड़कियां थोड़ी बड़ी हो जाती तो उनको जो है वो कोर्सेट पहनना होता। कोर्सेट मैंने आपको बताया बेल्ट टाइप होता था, कमर और ये कमर वाले हिस्से में पहनते थे बड़ा टाइट करके, ताकि कमर जो है वो पतली दिखे।
Tightly laced small waisted women were admired as attractive, elegant and graceful. Clothing thus played a part in creating the image of frail, submissive Victorian woman. तो ये जो टाइट लेस्ट कपड़ा होता था, स्मॉल वेस्टेड वुमेन जो होती थी, मतलब कपड़े अगर टाइट पहने हैं, कमर पतली है, तो लड़कियां क्या हैं, सुंदर हैं, शालीन हैं, दिखने में अच्छी हैं, ऐसा माना जाता था। अगर कमर पतली है और कोर्सेट वर्सेट पहन रखा है, टाइटली लेस कपड़ा पहन रखा है, तो लड़की क्या है, अट्रैक्टिव है, एलिगेंट है, मनोहर है, सुंदर है, ग्रेसफुल है। इस तरीके से क्लोथिंग ने इस तरीके से विक्टोरियन महिलाओं को एक सबमिसिव, दब्बू किस्म की, कमजोर किस्म की इमेज देने में विक्टोरियन एज में जो है वो ड्रेस की क्या रही, अहम भूमिका रही। मतलब ड्रेस ही इस तरीके से पहना जाता था कि देखकर ही लग जाए कि ये दब्बू है। हाउ डिड वुमेन रिएक्ट टू दिस नॉर्म्स? तो आखिर इस कायदे पर वुमेन ने रिएक्ट कैसे किया? Many women believed in the ideals of womanhood. The ideals were in the air they breathed, the literature they read, the education they had received at school and at home. From childhood, they grew up to believe that having a small waist was a womanly duty. Suffering pain was essential to being a woman, to be seen as attractive, to be womanly. They had to wear the corset. The torture and pain this inflicted on the body was to be accepted as normal. तो आखिर औरतों ने इन तौर तरीकों पर प्रतिक्रिया कैसे दी? ये जो तौर तरीका था, कॉर्सेट पहनना है, आपको पतला कमर दिखना चाहिए, पतली कमर होनी चाहिए, आपको जो है वो दब्बू किस्म से रहना है, तो इस मनोभावना पर औरतों का क्या रिएक्शन था? इस तरह के पहनावे पर, इस तरह का जो बचपन से उनको सीख दिया जाता था और वो इसी तरीके से रहती थी, तो उस पर रिएक्शन जो इन्होंने कैसे दिया? मेनी वुमेन बिलीव्ड इन द आइडियल्स ऑफ वुमेन। बहुत सारी औरतें जो हैं वो इस आदर्शों को मानती थी, मतलब जैसा समाज में चल रहा है, दब्बू बन के रहो, विनम्र बन के रहो, कोर्सेट पहनो, वो सब करती थी। द आइडियल्स वर इन द एयर दे ब्रीथ, द लिटरेचर दे रीड, द एजुकेशन दे हैड रिसीव्ड एट स्कूल एंड एट होम। ये जो विचार थे, ये जो संस्कार थे, ये जो शिक्षाएं थी, वो हवाओं में मौजूद थी। मतलब जो पढ़ रही हैं, जो लिटरेचर वो पढ़ रही हैं, उनमें भी यही बातें लिखी होती थी कि आपको कैसे रहना है, मर्दों की विशेषताएं क्या होंगी, ये बातें लिखी होती थी। औरतें कैसे रहेंगी, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, वो बातें लिखी होती थी। जो स्कूल में, घर में पढ़ाया जाता था, उनमें भी यही बातें होती थी। बचपन से जब वो बड़ी होती थी, तब तक उनका यही विश्वास होता था, बचपन से ही उनको सिखाया जाता था कि पतला कमर बनाए रखना नारी का परम कर्तव्य है। मतलब अगर आप नारी का कर्तव्य का पालन करना है, तो एक लड़की को अपनी कमर को पतली रखने में क्या करनी होती थी, ध्यान रखनी होती थी इस बात की कि उसकी कमर जो है वो क्या रहे, पतली रहे। सफरिंग पेन वॉज एसेंशियल टू बीइंग ए वुमन। औरत होने का मतलब है कि दर्द सहना, और अट्रैक्टिव दिखने के लिए, औरत जैसा दिखने के लिए उनको कोर्सेट पहनना पड़ता था। और जो कोर्सेट वो पहनती थी, अब स्वाभाविक सी बात है कि अगर आप लकड़ी का या स्टील का कोर्सेट पहनो कमर वाले हिस्से में, उसको भी एकदम टाइट लैस करके, तो उसकी वजह से जो दर्द होगा, जो पीड़ा होगी, वो ज्यादा होगी। लेकिन कोर्सेट पहनने के बाद जो दर्द और पीड़ा, कष्ट और यातनाएं होती थी बॉडी को, उसको नॉर्मल लिया जाता था। हाँ भाई, तुमको तो पहनना है और ये तो होगा ही पहनने के बाद, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्या हो गया, आदत हो जाएगा, पहनो। बट नॉट एवरी वन एक्सेप्टेड दीज वैल्यूज। लेकिन सारी औरतों ने इन वैल्यूज को स्वीकार नहीं किया, ये सारे नियम कायदे को, इन मूल्यों को स्वीकार नहीं किया। ओवर द 19th century ideas changed. By the 1830s, women in England began agitating for democratic rights. As the suffrage movement developed, many began campaigning for dress reform. Women's magazines described how tight dress and corsets caused deformities and illness among young girls. Such clothing restricted body growth and hampered blood circulation. Muscles remained underdeveloped and the spines got bent. लेकिन सारी औरतों ने इन कायदों को एक्सेप्ट नहीं किया। 19th सेंचुरी के दौरान आइडियाज बदला। पहले जो औरतों का ख्याल था, औरतें मान चुकी थी। आपने देखा ना
कि मैनी वुमेन बिलीव्ड इन द आइडियल्स ऑफ वुमेन, जो औरतें संबंधित जो बनाए गए नियम थे, जो शिक्षाएं उनको दी जाती थी, जिस तरीके से उनसे उम्मीद की जाती थी, वैसे ही आदर्शों पर वो खरा उतर रही थी। लेकिन ये सब के लिए ऐसा नहीं रहा। 19वीं सेंचुरी के दौरान क्या हुआ, 1830 के दशक में इंग्लैंड में जो औरतें थी उन्होंने डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए लड़ना शुरू किया, इन बातों के लिए लड़ना शुरू किया। वोट के अधिकार की जब आंदोलन शुरू हुई तो बहुत सारी औरतों ने ड्रेस रिफॉर्म को लेकर के कैंपेन अभियान चलाना शुरू कर दिया कि हमारे ड्रेस को भी आप बदलो। वुमेन की जो मैगजीन थी, वुमेन से रिलेटेड जो मैगजीन हुआ करती थी, उसमें इन बातों का जिक्र होने लगा कि किस तरीके से ये जो टाइट ड्रेसेस हैं और जो कोर्सेट जो पहनती हैं औरतें, उनके कारण शरीर जो है वो बिगड़ जाता है, शारीरिक रूप बिगड़ जाता है। छोटी छोटी लड़कियां जो है वो बीमार रहने लगती हैं। सच क्लोथिंग जो है, इस तरह के कपड़े जो हैं, इस तरह के लिबास जो हैं, उससे बॉडी ग्रोथ नहीं होता है और ब्लड सर्कुलेशन में भी क्या आती है, प्रॉब्लम आती है। मसल्स जो हैं वो अविकसित रह जाते हैं, रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाती है। तो कोर्सेट और टाइट कपड़ों की वजह से ये सारी जो समस्याएं होती थी, कौन कौन सी समस्याएं, कि कोर्सेट और टाइट ड्रेस की वजह से रूप बिगड़ जाता था, लड़कियों में बीमारी आने लगती थी, ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित होता था, जिस्मानी विकास नहीं होता था, मसल जो है वो अविकसित होती थी और रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाती थी। इन बातों को वुमेन्स मैगजीन में जो है वो छापा जाने लगा। Doctors reported that many women were regularly complaining of acute weakness, felt languid and fainted frequently. Corsets then became necessary to hold up the weakened spine. तो डॉक्टर्स ने रिपोर्ट करना शुरू किया कि बहुत सारी औरतें उनके पास एज ए पेशेंट आ रही हैं कंप्लेन लेके कि उनको आमतौर पर जो है वो कमजोरी रहती हैं, अपने आप में शक्तिहीन महसूस करती हैं और अक्सर जो है वो बेहोश हो जाती हैं इन टाइट कपड़ों की वजह से, कोर्सेट की वजह से। लेकिन कोर्सेट था कि उन दिनों जो है वो नेसेसरी था पहनना, और वीकेंड स्पाइन को, अगर कमजोर स्पाइन उसको सीधा रखने के लिए जो है वो कोर्सेट क्या था, कंपल्सरी था। In America, a similar movement developed among the white settlers on the East Coast. Traditional feminine clothes were criticized on a variety of grounds. Long skirts, it was said, swept the grounds and collected filth and dirt. This caused illness. The skirts were voluminous and difficult to handle. Figure 8 देख लेना जरा सा. They hampered movement and prevented women from working and earning. अमेरिका में भी इसी से मिलता जुलता एक आंदोलन हुआ। जैसे 1830 के दशक में सफ्रेज मूवमेंट हुआ था ना, सफ्रेज मूवमेंट मत देने का अधिकार के लिए हुआ था, लेकिन इसके दौरान जो है वो औरतें जो हैं वो अभियान चलाने लगी थी कि उनके ड्रेस में भी सुधार लाया जाए। औरतों से संबंधित जो मैगजीन छपी जाती थी, औरतों से रिलेटेड जो न्यूज छपती थी, उसमें ये बताया जाने लगा कि कोर्सेट और टाइट कपड़ों की वजह से क्या आती हैं। डॉक्टर्स भी रिपोर्ट करने लगे कि कोर्सेट और टाइट कपड़ों की वजह से औरतें उनके पास क्या क्या समस्याएं लेकर आ रही हैं। तो इसी तरीके का एक सिमिलर मूवमेंट जो है, सिमिलर आंदोलन जो है वो ईस्ट कोस्ट पर व्हाइट सेटलर्स मतलब गोरी प्रजाति के जो बासिंदे थे ईस्ट कोस्ट पर, उनके बीच भी इस तरह का मूवमेंट जो है वो क्या हुआ, मूवमेंट शुरू हुआ। ट्रेडिशनल फेमिनिन क्लॉथ्स वर क्रिटिसाइज्ड ऑन अ वैरायटी ऑफ ग्राउंड्स। उस समय क्या हुआ कि जो परंपरागत औरतों का पोशाक था, कई कारणों से इसकी निंदा करी गई, कई कारणों से इसको क्या बताया गया, गलत बताया गया। लॉन्ग स्कर्ट जो हुआ करती थी, कहा जाता था कि वो इतनी बड़ी होती थी, लॉन्ग स्कर्ट इतनी बड़ी होती थी कि चलने के दौरान कूड़ा करकट गंदगी जो है वो स्कर्ट में लग जाता था। दिस कॉज्ड इलनेस, इससे बीमारी होती थी। द स्कर्ट्स वर वॉल्यूमिनस एंड डिफिकल्ट टू हैंडल। घाघरा जो होता था ये काफी बड़ा होता था, काफी विशाल होता था, इसको संभालना बड़ा मुश्किल होता था। फिगर 8 में आप एक एग्जांपल देख सकती हो कि किस तरह का घाघरा कितना बड़ा होता था, कितना वॉल्यूमिनस होता था। दे हैम्पर्ड मूवमेंट एंड प्रिवेंटेड वुमेन फ्रॉम वर्किंग एंड अर्निंग। अगर घाघरा पहनी कोई औरत है तो इससे उनको चलने में परेशानी होती थी, काम करने में परेशानी होती थी और कमाने में भी परेशानी होती थी। रिफॉर्म ऑफ द ड्रेस, इट वाज सेड, वुड चेंज द पोजीशन ऑफ वुमेन। ऐसा कहा जाने लगा कि अगर औरतों की इस ड्रेस में सुधार आया तो औरतों की स्थिति जो है वो समाज में क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। इफ क्लोथ्स वर कंफर्टेबल एंड कन्वीनियंट देन वुमेन कुड वर्क एंड अर्न देयर लिविंग एंड बिकम इंडिपेंडेंट। अगर
क्लोथ जो है वो आरामदायक होगी, सुविधाजनक होगी, तो औरतें काम कर पाएंगी, पैसा कमा पाएंगी, आजाद रह पाएंगी, अब आत्मनिर्भर बनेंगी ना। In the 1870s, the National Women's Suffrage Association, headed by Mrs. Stanton, and the American Women's Suffrage Association, dominated by Lucy Stone, both campaigned for dress reform. 1870 के दशक में, 1870s के दशक में नेशनल वुमेन्स सफ्रेज एसोसिएशन ने, जिसका नेतृत्व कर रही थी मिसेस स्टैंटन, और अमेरिकन वुमेन सफ्रेज एसोसिएशन, जिसका नेतृत्व कौन कर रही थी, लूसी स्टोन, दोनों ने ही क्या किया कि ड्रेस में सुधार के लिए अभियान चलाया। द आर्ग्यूमेंट वाज, इन्होंने अभियान चलाकर ये तर्क दिया, ये बहस करी, ये बोलना शुरू किया कि सिंप्लीफाई ड्रेस, ड्रेस को सरल बनाओ, कपड़े ऐसे बनाओ जो पहनने में आसान हो। शॉर्ट एंड स्कर्ट्स, उन्होंने कहा कि घाघरा छोटा करो, एंड अबंडन कॉर्सेट्स, और कॉर्सेट्स का त्याग करो, कॉर्सेट्स नहीं पहनेंगी औरतें। तो ये जो औरतें थी, मिसेस स्टैंटन, जो कि नेशनल वुमेन सफ्रेज एसोसिएशन का नेतृत्व कर रही थी, और अमेरिकन वुमेन सफ्रेज एसोसिएशन का नेतृत्व लूसी स्टोन कर रही थी, इन्होंने अपने कैंपेन चलाकर जो है वो कपड़ों को सरल बनाने की बात करी, घाघरे को छोटा करने की बात करी, कोर्सेट्स का त्याग करने की बात करी। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द अटलांटिक देयर वाज नाउ अ मूवमेंट ऑफ रेशनल ड्रेस रिफॉर्म। अब अटलांटिक के दोनों ही साइड से आंदोलन शुरू हो गई कि भाई आसानी से पहने जाने वाले कपड़ों की बात चलाई जाए, आसानी से पहने जाने वाले कपड़ों को आप लोग क्या लाइए, ट्रेंड में लाइए, ये पुराना जो ड्रेस कोड है उसको क्या करिए, हटाइए। तो ये आंदोलन जो है वो अटलांटिक के दोनों तरफ से होने लगी। द रिफॉर्मर्स डिड नॉट इमीडिएटली सक्सीड इन चेंजिंग सोशल वैल्यूज, लेकिन जो सुधारक थे कौन कौन, लूसी स्टोन, मिसेस स्टैंटन, तो इन जैसी सुधारकों ने जो प्रयास किया, इससे इनको तुरंत सफलता नहीं मिल गई। सामाजिक मूल्यों को बदलने में जो सामाजिक जो ऑब्सक्वेंटिज्म था, जो शुरुआत से चली आ रही थी, जो ऑर्थोडॉक्सी चल रही थी, ये अचानक से तो नहीं बदला, बदल भी नहीं सकता था। तो ये जो सुधारक थी, इनके इस प्रयास से तुरंत सामाजिक मूल्यों में बदलाव नहीं आया। दे हैड टू फेस रिडिक्यूल एंड हॉस्टिलिटी, इनको जो है वो उपहास सहना पड़ा, इनकी हंसी उड़ाई गई, अपनी हंसी उड़ाई जाने को सहना पड़ा, इनको लोगों का गुस्सा भी सहना पड़ा। कंजर्वेटिव्स everywhere opposed change. They lamented that women who gave up traditional norms of dressing no longer looked beautiful and lost their femininity and grace. Faced with persistent attacks, many women reformers changed back to traditional clothes to conform to conventions. तो ये जो सुधारक के द्वारा जो प्रयास किया गया, इससे सामाजिक मूल्यों में तुरंत बदलाव नहीं आई, उनको जो है उपहास सहना पड़ा, लोगों का गुस्सा सहना पड़ा। जो कंजर्वेटिव होते थे, कंजर्वेटिव कहते हैं पुराने ख्याल के लोगों को, तो कंजर्वेटिव थे, उन्होंने हर जगह इस ओपिनियन का क्या किया, विरोध किया। जो रिफॉर्मर्स बता रही थी उनका विरोध किया, उन्होंने विलाप करना शुरू किया, दुख प्रकट करना शुरू किया इस रिफॉर्म की बातों पर कि औरतें ये जो परंपरागत कायदा है ड्रेसिंग का, अगर वो छोड़ देती हैं पहनना तो वो सुंदर नहीं दिखती, उनकी जो जनानापन है, औरतों वाली बात है, वो उनमें नहीं दिखता, शालीनता नहीं नजर आती। फिर क्या था, लगातार कंजर्वेटिव्स के द्वारा हमले किए गए, हमला बोले तो जुबानी हमला है ना। इन बातों से त्रस्त होकर, परेशान होकर बहुत सारी वुमेन रिफॉर्मर जो है वो पुराने फिर से ट्रेडिशनल क्लॉथ्स को उन्होंने अपना लिया, पुराने परंपरा के अनुसार जो है कन्फर्म कहते हैं नियम कायदा कानून का पालन करना, कन्वेंशंस कहते हैं प्रथा को। तो फिर से ये जो औरतें जो शुरुआत करी थी, इन्होंने कैंपेन शुरू किया था कि भाई स्कर्ट छोटा करो, ड्रेस को सरल बनाओ, कोर्सेट का त्याग करो। लेकिन लगातार क्या हुआ, इनका विरोध हुआ, कंजर्वेटिव्स लोग इनका विरोध करने लगे, और फिर इन्होंने भी पुराने ख्याल को क्या किया, फिर से अपना लिया। बाय द एंड ऑफ 19th century, however, change was clearly in the air. लेकिन 19th century के अंत तक बदलाव जो है वो हवा में देखी जा सकती थी। Ideals of beauty and styles of clothing were both transformed under a variety of pressures. कई तरह की दबाव की वजह से सुंदरता के जो विचार थे, पहनावे का जो स्टाइल था, उसमें बदलाव आया। People began accepting the ideas of reformers they had earlier ridiculed. लोग जो हैं, जिन समाज सुधारकों की उन्होंने कभी हंसी उड़ाई थी, उनके आइडियाज को वो लोग क्या करने लगे, मानने लगे। With new times came new values.
और नए समय के साथ जो है वो नई नई बातें आने लगी, नए नए लोगों की सोच बदलने लगी। अब जो है एक रेशनल ड्रेस रिफॉर्म है, उसके संबंधित आंदोलन को हम लोग बॉक्स 2 में जान लें। मिसेस अमेलिया ब्लूमर, एन अमेरिकन, वाज द फर्स्ट ड्रेस रिफॉर्मर टू लॉन्च लूज ट्यूनिक्स worn over ankle length trousers. The trousers were known as bloomers, rationals, knickerbockers. The Rational Dress Society was started in England in 1881 but did not achieve sufficient results. It was the First World War that brought about radical changes in women's clothing. तो मिसेस अमेलिया ब्लूमर जो एक अमेरिकन थी और पहली सुधारक थी ड्रेस रिफॉर्म में, उन्होंने सबसे पहले कदम रखा था। ड्रेस रिफॉर्म को लाने के लिए उन्होंने क्या किया था, कदम रखा था। और इन्होंने क्या किया था कि एंकल लेंथ टखने तक, एड़ी के ऊपर का हिस्सा को टखना कहते हैं, तो एंकल लेंथ इन्होंने ट्राउजर पर क्या किया था, ढीला ढाला स्लीवलेस या स्लीवलेस और स्लीव लगा भी होता है, ट्यूनिक पहना शुरू किया। ट्यूनिक होता है आर्मी द्वारा जो जैकेट टाइप पहना जाता है ना, उसमें फर वर्ड लगा रहता है। तो इस लेडी ने क्या किया, मिसेस अमेलिया ब्लूमर ने क्या किया कि ट्यूनिक पहनकर, एंकल लेंथ ट्राउजर पहनकर इन्होंने इस बात को बताना शुरू किया कि मैं इस तरह के कपड़ों को क्या करती हूँ, प्रेफर करती हूँ, इस तरह का बदलाव लाना चाहती हूँ जो कपड़े जो औरतें पहने और उनको इस कपड़े पहनने में क्या हो, आराम हो। ट्राउजर्स को ब्लूमर्स, रेशनल्स और निकर वॉकर्स कहा जाता था। रेशनल ड्रेस सोसाइटी इनके द्वारा स्थापित करी गई 1881 में, लेकिन इसका कुछ खास रिजल्ट नहीं आया। उन्होंने जो कपड़े पहनकर सामाजिक रिफॉर्म की बात करी, इससे कुछ खास असर नहीं पाया। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था जिससे वुमेन की क्लोथिंग में जो है वो काफी अंतर आया, बदलाव आया। अब एक चीज जो है वो हम लोग ये भी सोर्स A, B, C देख लें, ठीक है। मैरी सोमरविली, वन ऑफ द फर्स्ट वुमेन मैथमेटिशियंस, डिस्क्राइब इन हर मेमोर्स द एक्सपीरियंस ऑफ her childhood days. Although perfectly straight and well made, I was encased in a stiff stage with a steel busk in front, while above my frock bands drew my soldiers back until the soldier's blade met. Then a steel rod with a semicircle which went around my chin was clasped to the steel busk in my stage. In this constrained state, I and most of the younger girls had to prepare our lessons. तो हम लोगों ने ये जो जाना था कि लड़कियों को जो है इस तरह का कपड़ा पहनाया जाता था ताकि वो दब्बू किस्म की देखें। तो उसी में एक लड़की हैं, एक लेडी हैं, मैरी सॉमरवेल। इन्होंने अपने एक अग्रणी महिला गणितज्ञों में से एक हैं। ये महिला, शुरुआती महिलाएं गणितज्ञ जो मैथमेटिशियंस हैं उनमें से इनका भी नाम एक आता है। वो अपने बचपन के एक्सपीरियंस को बताती हैं कि जब वो बच्ची थी तो वो किस तरह का ड्रेस पहनती थी। हालांकि वो काफ़ी अच्छी थी, सीधी थी, स्वस्थ थी, लेकिन उनको फिर भी स्टिफ केसेस में बांध दिया जाता था। ऐसे टाइट कपड़े पहना दिए जाते थे और स्टील बस्क लगा दिया जाता था आगे में स्टील का जो है वो लगा दिया जाता था। पिक्चर आपको 7 देखने की ज़रूरत है, ठीक है। और गर्दन के चारों ओर जो है वो क्या होती थी, एक सेमी सर्किल वो क्या होती थी, अर्ध सर्कल में अर्धवृत्ताकार जो है वो एक स्टील की बस्क होती थी और ये जो है वो कोर्सेट से जुड़ी होती थी। तो इस तरह का कपड़ा जो है वो इतना टाइट कपड़ा माना जाता है कि दोनों ये जो पीठ का जो हिस्सा होता है, सोल्जर ब्लेड्स जो है, इनको जो सोल्जर ब्लेड्स कहते हैं, ये दोनों आपस में सट जाता था। इतना टाइट जो है इनको कपड़ा पहनना पड़ता था। और इस तरह के कपड़े में वो और उनकी जैसी कई सारी लड़कियां जो हैं वो पठन पाठन का काम करती थी। फ्रॉम मार्था सोमरविल, पर्सनल रिकलेक्शंस फ्रॉम अर्ली लेट। अब ये एक बुक का नाम है और ये राइटर का नाम है कि किसने इसमें ये किया। Many government officials of the time were alarmed at the health implications of the prevailing styles of dressing amongst women. Consider the following attack on the corset. बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल जो थे, बहुत सारे सरकारी अधिकारी जो थे, उन्होंने इस बात पर जो हेल्थ बिगड़ रहा था, डॉक्टर्स के द्वारा जो रिपोर्ट करी जा रही थी, इस बात पर उन्होंने अपनी चिंता जताई कि किस तरीके से जो औरतों की जो पहनावे का स्टाइल है उससे क्या परेशानियां हो रही हैं। इट इज एविडेंट physiologically that air is pabulum of life and that the effect of the light cord around the neck and of the tight lacing differ only in degrees. For the strangulations are both fatal to wear tight stitches in many cases.
इज टू विदर, टू वेस्ट, टू डाई। तो बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने इस बात पर चिंता जताई, जो हेल्थ इम्प्लीकेशंस आ रहा था, जो परेशानियां आ रही थी इस तरह के कोर्सेट और स्टेज को पहनने के बाद औरतों में, जो डॉक्टर के पास रिपोर्ट किया जा रहा था। तो बहुत सारे सरकारी ऑफिशियल ने, सरकारी अधिकारियों ने इस पर चिंता जाहिर करी। उन्होंने कहा कि ये तो साफ है कि जीने के लिए जो है वो हवा जो है वो, शारीरिक विज्ञान ये कहता है कि जीने के लिए हवा की क्या है, जरूरत है। लेकिन जो टाइट कॉर्ड जो गर्दन के आगे चारों ओर लगा होता है और जो लेसिंग जो बांध दी जाती है, बस उसमें डिग्रीज का अंतर, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों में ही घुटन होती है। किसी को गर्दन में रस्सी फंसा दो आप, और या फिर टाइट से उसको बांध दो, दोनों ही एक ही चीज है। बस गर्दन में जो रस्सी फंसाई जाती है वो ऊपर खींची जाती है और ये नीचे, दोनों में ही घुटन होती है ना। ये जो टाइट स्टेज में पहनने का मतलब जो है वो मुरझाना, जिंदगी को बर्बाद करना और मर जाना, इसी में मतलब इससे जो है वो क्या होता है, बीमारी होती है और लोग जो है वो शरीर को जितनी हवा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाता है, शारीरिक विकृतियां आती हैं और इससे जो है वो जान का खतरा भी है। तो इस बात को बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने इस बात पर चिंता जाहिर करी। उन्होंने बताया कि कोर्सेट से क्या हो रहा है, नुकसान है। उसके बाद सोर्स ही हम लोग जान लें। डू यू नो हाउ द फेमस इंग्लिश पोएट जॉन किट्स described his ideal woman? He said he was like a milk white lamb that bleeds for man's protection. तो उन दिनों भी मेल डोमिनेटेड कंट्री थी, पुरुष प्रधान देश था। पुरुष जो कहते पुरुष तय करते थे ना ड्रेस कोड क्या होगा, सैंक्चुअरी लॉज भी उन्हीं के द्वारा बनाया गया था। तो आपको पता है कि जो फेमस इंग्लिश पोएट जिनका नाम जॉन किट्स है, जिनकी जिंदगी जो है वो 1795 से 1821 थी, उन्होंने आइडियल वुमेन को कैसे डिफाइन किया, कैसे डिस्क्राइब किया। उन्होंने कहा कि आइडियल वुमेन जो होती थी, आइडियल वुमेन मतलब जो सामाजिक रीति रिवाजों को मानती थी, वो औरतें जो है वो ऐसी होती थी जैसे कि कोई व्हाइट लैम्ब जो है वो व्हाइट लैम्ब हो, बकरी या भेड़ के बच्चे को मेमना कहते हैं, बड़ा सुंदर दिखता है, वो मानो मेन के प्रोटेक्शन के लिए चिल्ला रही हो। मतलब वो औरतें उस समय जो है वो ये जो कोर्सेट और स्टेज वगैरह पहनती थी, वो चाहती थी कि मैन उनको प्रोटेक्ट करें, उनको इन चीज से आजादी दिलाएं। In his novel Vanity Fair, Thackeray described the charm of a woman character Amelia in these words: "I think it was her weakness, which was her principal charm, a kind of sweet submission and softness which seemed to appeal to each man she met from his sympathy and protection." अपनी नॉवल वैनिटी फेयर 1848 में जो लिखी गई थी थैकरे के द्वारा, उन्होंने उसमें जो है वो एक आकर्षक वुमेन के चरित्र के बारे में बताया। उन्होंने लिखा कि मुझे लगता है, आई थिंक, कि जो औरत की सबसे बड़ी कमजोरी है उसका प्रिंसिपल चार्म, उसकी खूबसूरती, औरत की खूबसूरती जो है उसकी क्या है, कमजोरी है। दब्बूपन होना, मधुर दिखना, कोमल दिखना जो है उसकी क्या है, कमजोरी है। विच सीम टू अपील टू ईच मैन शी मेट्स फॉर सिंपैथी एंड प्रोटेक्शन। ये कोमल, दब्बू होना, मधुर होना, सुंदर होना जो है वो हर इंसान से जिससे वो मिलती है उससे वो प्रोटेक्शन की, रक्षा की, सिंपैथी की क्या करती है, भीख मांगती है, या फिर यूं कह लो कि उम्मीद करती है कि वो उसको क्या करे, सिंपैथी दिखाएं, प्रोटेक्शन दें। तो इस तरीके से दूसरी टॉपिक में हम लोगों ने ये जाना कि क्लोथिंग और नोशंस ऑफ ब्यूटी क्या थे। सैंक्चुअरी लॉ जो है वो खत्म तो हुआ, लेकिन गरीबी और अमीरी के आधार पर जो ड्रेस कोड था वो बना रहा, है ना। औरतों के जो कपड़े पहनने का स्टाइल था वो क्या था, बड़ा सफोकेटिंग हुआ करता था। उनको स्टेज में रहना पड़ता था, कोर्सेट में रहना पड़ता था, और वो इसमें रहती तो उनको जो है वो सुंदर माना जाता। उनको बचपन से सिखाया जाता कि आपको जो है वो इसमें रहना है, दर्द और पीड़ा सहना वुमेनली ड्यूटी है, ये बताया जाता था। तो औरतें जो इसमें रहती थी, इससे कई सारी परेशानियां हुई। डॉक्टर्स रिपोर्ट करने लगे, औरतों के विषय में छापी जाने वाली मैगजीनों में कोर्सेट और स्टेज की बुराइयां होने लगी। और फिर आंदोलन शुरू हुआ। लूसी स्टोन, मिसेस स्टैंटन जैसे रिफॉर्मर्स ने सुधार की बात करी, लेकिन इनको बहुत ज्यादा सुधार, इनके द्वारा बहुत ज्यादा सुधार नहीं लाया जा सका। ये 19th सेंचुरी के अंत आते आते क्या हुआ, वुमेन के क्लोथिंग स्टाइल में क्या आया, बदलाव आया। तो यहाँ पर जो है वो दूसरी टॉपिक आपकी क्या होती है, खत्म होती है। आप इसको रिवाइज करो, कोई दिक्कत है तो बताओ।